हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम लोग देख रहे हैं मेटल और नॉन मेटल जो है। इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा। पार्ट 1 में मेटल क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण देखे। पार्ट 2 में हम लोग देखा नॉन मेटल क्या होता है, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं। अब ये जो वीडियो बन रहा है, ये पार्ट 3 बन रहा है। इसमें हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, साथ में एक्टिविटी, साथ में जो है आपके क्वेश्चन आंसर को कवर कर दे रहे हैं। अब है धातुओं के जो है, कह रहा है कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या होंगे। केमिकल का मतलब होता है रसायन, केमिकल का मतलब होता है रसायन या रासायनिक कह सकते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, और मेटल का मतलब होता है धातु। यानी धातुओं के हम लोग देख रहे हैं रासायनिक गुण। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला जो है रासायनिक गुण क्या है। व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर। एक्टिविटी 9 3.9 यानी चैप्टर नंबर 3 है, उसका एक्टिविटी 9 है। इसमें हम लोग को देखना है कि क्या होगा जब हम मेटल को बर्न करेंगे किसके साथ, हवा में। तो मैं पहले ही बता देता हूँ क्या होता है। जब भी कोई मेटल है, अगर कोई मेटल है यानी एम से मेटल है, वो रिएक्शन करेगा एयर से। एयर में क्या होगा, एयर में होगा ऑक्सीजन। जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। जब भी कोई मेटल हवा के साथ रिएक्शन करेगा तो हवा में होगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके या तो आप गर्म करके करा दीजिए व नॉर्मली भी कर ले, वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। इसी हवा में उपस्थित ऑक्सीजन या नमी से रिएक्शन करने के कारण आप देखेंगे लोहे पे लग जाता है जंग, और बनता है फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। आइए एक्टिविटी पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी 3.9 हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। काश द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। 3.9 जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, इसे कह रहा है कि आप अध्यापक के असिस्टेंट की उपस्थिति में करिए, और हो सके तो आप अपनी आंखों पर चश्मा जरूर लगा लीजिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगा इसके दौरान धूल के जो है जलाने पर बहुत तीक्ष्ण आवाज जो है प्रकाश निकलेगा, और साथ ही उसके डस्ट के रूप में उड़ने वाले पार्टिकल आंखों में जा सकते हैं। इसीलिए कह रहा है कि चश्मे जरूर पहनिए। चलिए पढ़ते हैं इसको और देखते हैं क्या है। Hold any the simple of taken even with a pair of tongue and try burning over a flame. Repeat the with their other metal sample. Collect the product if found. Let the product and the metal surface cool down. Which metal burns easily? What flame color did you observe when the metal burned? How does the metal surface appear after burning? Arrange the metal in the decreasing order of their reactivity toward oxygen. Are the products soluble in water? कहने का मतलब कह रहा है कि आप कुछ मेटल्स को ले लीजिए। इसके ऊपर वाले एक्टिविटी में हम लोगों ने जैसे मैग्नीशियम को लिया था, कहीं पर कॉपर लिया था, कहीं आयरन लिया था। तो कह रहा है कि आप उसी मेटल में से सब कुछ को ले लीजिए, और कह रहा है कि उसको लेने के बाद आप जो है बर्न करिए, यानी बर्न करिए। तो बर्न करने पर अभी बताया कि मेटल जब बर्न होगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, बनेगा मेटल ऑक्साइड। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, लेट द प्रोडक्ट एंड मेटल सरफेस कूल डाउन। अच्छा, यहाँ से विच मेटल बर्न इजिली। तो देखिए, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत तेज रिएक्शन करने वाले होते हैं, वो इजिली बर्न हो जाएंगे। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आपके सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गए। तो इनमें जो सोडियम और पोटेशियम है, साथ में लिथियम भी है, इसको ही पकड़ लेते हैं। तो ये सोडियम और पोटेशियम, ये तो ऐसे मेटल हैं जो हवा में आते ही तुरंत के तुरंत जल जाएंगे। इसलिए इन्हें हम लोग केरोसिन में रखते हैं, ताकि इन्हें ऑक्सीजन किसी भी प्रकार से न मिले और ये जो है रिएक्शन न करे। ठीक, तो क्या बन रहा है भाई, जब जलेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन भी बताते हैं आपको। जैसे सोडियम है, अगर सोडियम का रिएक्शन कराते हैं हम लोग हवा से या ऑक्सीजन से, तो सोडियम चाहिए 2, और ये बनेगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह अगर पोटेशियम का रिएक्शन आप कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड। इसी तरह मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर आप कराते हैं ऑक्सीजन से तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहा है, विच मेटल बर्न इजिली, कौन से, तो अभी बता दिए जो रिएक्शन सीरीज में सबसे ऊपर है सोडियम पोटेशियम, ये सब बहुत इजिली बन जाएंगे। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, कह रहा है कि अगर मेटल जलते हैं, कुछ मेटल आपने लिया है, जैसे सोडियम लिया है, मैग्नीशियम लिया है, तो ये जलेंगे तो भाई इनका कलर कैसा होगा, इनको जलाया जा रहा है। तो भाई देखिए बुक में तो दिया नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ। मैग्नीशियम को अगर आप जलाते हैं तो ये पहला ही चैप्टर से दे रखा है, पहले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन वाले में, इसको जलाएंगे तो ये व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा, तो इसकी राख भी क्या होगी, व्हाइट होगी, ठीक है। अगर सोडियम को जलाया जाएगा तो ये जलेगा पीले कलर का, ये जलता है पीले कलर का, ठीक है। अगर कापर को जलाओगे तो ये बनता है कापर ऑक्साइड, और ये कापर ऑक्साइड होता है काले कलर का, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का, क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया, ठीक। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, जब कोई मेटल जला दिया जाएगा तो उस पर ऑक्सीजन का एक लेयर चढ़ जाता है और वो लेयर डल कर देता है सरफेस को, तो सरफेस हो जाएगा, यानी जो आप देख रहे हैं मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस हो जाएगा डल, मेटल सरफेस क्या हो जाएगा, डल। अगर जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर आप देखेंगे एक जंग का परत चढ़ जाता है तो उसके सरफेस को डल यार मतलब थोड़ा सा धूमिल कर देता है, ओके। ये भी क्वेश्चन हो गया। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑफ देयर एक्टिविटी, मेटल को और उसके रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। चलिए लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं। सबसे तेज अगर मान लीजिए हम पोटेशियम को लिए थे तो पोटेशियम सबसे तेज रिएक्शन करेगा, फिर सोडियम करेगा, फिर मैग्नीशियम करेगा, अब जैसे जिंक करेगा तो उसके बाद आयरन करेगा, है ना, कापर करेगा, ये सब आ जाएगा। फिर से लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम हो रहा है, फिर से लिखते हैं सोडियम पोटेशियम, सोडियम, सोडियम के बाद आपका मैग्नीशियम लिख देते हैं, जिंक, जिंक के बाद हम लोग लोहे की बात कर रहे हैं, कॉपर की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी। अभी आपको रिएक्शन सीरीज भी आगे मिल जाएगा तो अब उससे समझ जाएंगे कि मैं ये सब कहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। अगला कह रहा है, तो कितने क्वेश्चन हो गए देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, आर द प्रोडक्ट सोलुबल इन वाटर। देखिए अगर जो हम जैसे कि जलाने पर क्या बना था, जलाने पर बना है, कहीं पर सोडियम ऑक्साइड बना था, कहीं पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ठीक है, दो ही लेके पकड़ बताते हैं। तो जो तेज रिएक्शन करने वाले हैं अगर इन्हें हम पानी में घोलेंगे, तो सोडियम ऑक्साइड को आप अगर पानी में घोल रहे हैं, ये घुलेगा और बनाएगा क्षार, यानी बनाएगा OH, ओके, ट्वाइस। ऐसा मैग्नीशियम भी, ये भी पानी में घुलेगा और ये भी बनाएगा क्षार। अगर इसको घोलते हम लोग पानी पानी में डालेंगे तो ये भी क्षार बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। मैं इन सब का जो है इमेज भी साथ में चिपका दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एक्टिविटी हम लोग का हो गया फिनिश। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं, जितना चीजें मैंने बताया क्वेश्चन आंसर के साथ वही सब चीजें आपको आगे मिलेगा। आल क्या बोला है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो मेटल है, मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ के मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड का दिया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। Recall from chapter 2 how copper oxide react with hydrochloric acid. We have learned that metal oxide are basic in nature, but some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior. देखिए जो ऊपर तेज रिएक्शन करने वाले थे मेटल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, इन सबके जो ऑक्साइड बन रहे थे ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हम इसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ कराएंगे तो बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है और जो जिंक ऑक्साइड है ये जो है आपके उभयधर्मी प्रवृत्ति होते हैं। उभयधर्मी का मतलब होता है एम्फोटेरिक, एसिड के साथ भी रिएक्शन करे और बेस के साथ रिएक्शन करे। अगर कॉपर ऑक्साइड का हम लोग HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को नमक मिलेगा, कॉपर क्लोराइड मिलेगा और पानी बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन देखिए जैसे कॉपर ऑक्साइड था, इसका हम लोग इसके साथ HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर क्लोराइड बनेगा और प्लस बनेगा वाटर।
तो कॉपर क्लोराइड यहाँ पर अगर हम ये इसे है तो यहाँ पर 2 बढ़ा दीजिए, ठीक है, बन जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो तेज रिएक्शन करने वाले मेटल है वो केवल और केवल एसिड से मिलकर बनाते थे, रिएक्शन करते थे, लेकिन ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है कौन? आपका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा, ठीक है, इसको हम इम्पोर्टेरिक नेचर का बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Most metal oxide are insoluble in water, but some these dissolve in water to form alkalis. Sodium and potassium oxide dissolve in water to produce alkaline following. अभी सोडियम पोटेशियम का आपको बता ही दिए थे, ऊपर ही जस्ट बता के आए कि आपका सोडियम ऑक्साइड घुल जाता है, पोटेशियम घुल जाता है, लेकिन अगर हम इनको घोलेंगे, कैल्शियम वगैरह को घोलेंगे तो ये नहीं घुलते हैं, ये नहीं घुलेगा, ये घुल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at same rate. Different metals show different reactivity towards oxygen. Metals such as potassium, sodium react to vigorously that catch fire in kept open. Hence, protect them and to prevent accidentally fire, they kept emerge into kerosene. देखिए, मेटल जो है, सभी मेटल डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। कुछ लोग को गर्म करके रिएक्शन करवाना पड़ता है तब करते हैं, कुछ लोग आराम से धीरे धीरे रिएक्शन करते रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन आपका लोहा करेगा तो धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जंग लगेगा, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये इतने खतरनाक टाइप के एलिमेंट है कि इन्हें जैसे ही बाहर निकालोगे तुरंत के तुरंत आग पकड़ लेंगे, इसलिए इनको केरोसिन के अंदर रखा था, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। एल्युमिनियम जिंक लेड आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और लेड, इनके ऊपर ऑक्साइड का एक पतला सा लेयर चढ़ जाता है। आपने देखा होगा बारिश के समय जहां से हमारा केबल जोड़ा रहता है घर में लाइट आने के लिए, वहां कार्बन आ जाता है और हमारे घर में लाइट आना बंद हो जाता है या फिर स्पार्किंग होने लगती है, धीरे धीरे लाइट आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम जान रहे हैं एल्युमिनियम, जिंक और जो लेड है, कुछ दिनों के बाद ये रिएक्शन करके अपने ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ाते हैं और वो लेयर इनका जो है क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है इन्हीं का। एक बार लेयर चढ़ गया तो फिर वापस जो है वो नहीं बनेगा, रिएक्शन करने ही नहीं देगा, अपने लेयर बना के पतला सा ऊपर हो जाएगा। तो ये लेयर क्या करेंगे, कंडक्टिविटी को प्रभावित कर देंगे, यानी जो हमारे घर में करंट आ रही थी डायरेक्ट, अब बीच में एक लेयर बन गया तो कंडक्टिविटी प्रभावित हो जाएगा और बढ़िया से करंट नहीं आएगा, ठीक। अगला है कि आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न परवियसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल coated with a black color layer of copper oxide. Silver and gold do not react with oxygen at high temperature. कॉपर को अगर हम हॉट करके गर्म करेंगे तो वो जलेगा नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद उस पर लेयर चढ़ जाएगा। इसी तरह आयरन है, लेकिन इसमें दो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर पर भी, इसीलिए सिल्वर हो या गोल्ड हो बहुत दिनों तक, गोल्ड तो मान लीजिए लाखों सालों तक पड़ा रहेगा, उसमें कोई जंग नहीं लगेगा, सिल्वर में थोड़ा बहुत लग भी सकता है, इसमें नहीं लगेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम लोग का है वो है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडीकरण क्या होता है, ऊपर जो पढ़े थे वो भी इंपॉर्टेंट था लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थीन या थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। अभी तो ऊपर बताएं कि जब एल्युमिनियम को धातु को कुछ समय के लिए अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक पतला सा लेयर खुद के ऊपर बना लेता है, इसी पतले से लेयर को हम बोलते हैं क्या, एनोडाइजिंग। एल्युमिनियम डेवलप अ थिक ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। दिस aluminum oxide coat make it resistant to further corrosion. The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. During anodizing, a clean aluminum article is made the anode and is electrolyte with dilute sulfuric acid. The oxygen gas involved at the anode react with aluminum to make a thick protect oxide layer. देखिए, जब एल्युमिनियम
को खुले में हम छोड़ देते हैं ना, तो उस पे धीरे-धीरे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक लेयर चढ़ जाता है, ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, ठीक है? 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, ये कह रहा है कि अगर हमको एनोडीकरण करना है तो कैसे किया जाएगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। आपको मैं बता देता हूँ, हल्का सा इधर जगह करके बता देता हूँ। हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 लेंगे और इसी में छड़ डाल देंगे एल्युमिनियम का और एक इलेक्ट्रोड और डाल देते हैं। ये एल्युमिनियम का छड़ है और इसको जो है बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है? बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ये प्लस ये रहा, माइनस ये, ठीक है? तो जो एनोड रहेगा इसके ऊपर ऑक्सीजन टूट के इसके ऊपर जमा होने लगेगा धीरे-धीरे और एक मोटा-सा लेयर बना देगा ऑक्सीजन का और जो क्या करेगा अंदर का जो छोड़ है उसको प्रोटेक्ट करेगा। ओके, दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइल्ड इजिली टू गिव एल्युमिनियम आर्टिकल एड अट्रैक्टिव फिनिश। एल्युमिनियम के आर्टिकल को एक सुंदर आकर्षक फिनिश देने के लिए भी एनोडीकरण का उपयोग किया जाता है। ओके, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है। व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। क्या होगा यदि हम मेटल का रिएक्शन किसके साथ करा दें? पानी के साथ करा दें। अगर हम पानी के साथ किसी मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? चलिए देख लेते हैं क्या होगा। जब किसी मेटल का रिएक्शन पानी के साथ होगा, जब किसी मेटल का रिएक्शन पानी के साथ होगा तो क्या बनेगा? तो जब किसी मेटल का रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे तो वहां पर बनता है हाइड्रा ऑक्साइड, मेटल हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा और साथ में जो है वह हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। चलिए मैं लिख देता हूँ। जब किसी मेटल का रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? पानी के साथ, तो मेटल हाइड्रा ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन जो है गैस बनती है, बाहर निकलती है। यही रिएक्शन के दौरान होगा, यही पढ़ना है, ठीक है? चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको बता देते हैं चीजें। ओके, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट कलेक्ट द सैंपल ऑफ द सेम मेटल एंड इन एक्टिविटी 3.9। जो मेटल आपने 3.9 में लिया है वही लीजिए और यहाँ पर भी कह रहा है कि आपके टीचर के असिस्टेंट हो, सहायक हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी खतरा है। पुट स्मॉल पीस ऑफ सैंपल सेपरेटली इन बीकर हाफ फिल्ड विथ कोल्ड वाटर। हाफ फिल्ड मतलब आधा जो है भरे हुए बीकर पानी, आधा बीकर पानी ले लीजिए, उसमें इन जो मेटल है इनको बारी बारी से डालकर देखिए। पहले बार पानी जो है ठंडा लेना है। बीच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कौन सा मेटल ठंडे पानी से रिएक्शन कर दिया? अरेंज देम इन द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। कुछ धातुएं ऐसी होंगी जो आराम से इसके साथ क्रिया कर ली होंगी, कुछ मेटल ऐसे होंगे जो आराम से क्रिया कर लिए होंगे ठंडे पानी से, और कुछ मेटल ऐसे होंगे जो गर्म पानी से करेंगे, और कुछ मेटल ऐसे होंगे जो करेंगे भाप से। यही बताया हुआ है। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वायर? डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन बीकर हाफ फिल विथ हॉट वाटर। For the metal that did not react with hot water, arrange the pair as shown 3.3, figure 3.3 and observe their reaction. चलिए क्या कह रहा है मैं इसको समझा देता हूँ। जब हम आधे बीकर पानी लेंगे ठंडा और कुछ मेटल्स को उसमें डालेंगे तो कुछ मेटल ऐसे होंगे जो आराम से रिएक्शन कर जाएंगे इसे ठंडे पानी से। तो सुनिए, ठंडे पानी से वही करेंगे रिएक्शन जो रिएक्शन सीरीज में बहुत तेजी से रिएक्शन करने वाले हैं। समझ में आया? तो ठंडे पानी से करेगा कौन? सोडियम कर सकता है, पोटेशियम कर सॉरी एक मिनट। ठंडे पानी से आपका पोटेशियम कर सकता है, सोडियम कर सकता है, और मे बी इसके नीचे जो एलिमेंट होगा अगर कैल्शियम होगा तो वो भी कर लेगा, लेकिन और बहुत नीचे जाएंगे एल्युमिनियम वगैरह जाएंगे तो ये लोग नहीं करेंगे। तो मे बी यही सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये तीनों कर सकते हैं, ठीक है? इसके नीचे जो रहेंगे वो गर्म पानी से रिएक्शन करेंगे और सबसे नीचे जो रहेंगे वो करेंगे स्टीम से रिएक्शन। ओके, फॉर द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज द apparatus 3.3। कह रहा है कि अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर। अब लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला अंतिम वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक नहीं क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि जो रिएक्शन सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट हैं उनको जो है अरेंज कर दीजिए उनके रिएक्शन सीरीज के अनुसार। तो सबसे तेज पोटेशियम होता है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम होता है, फिर आपके नीचे मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, ऐसे ऐसे सब आते हैं। अभी आपको आगे रिएक्शन सीरीज मिल जाएगा, वहां से आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बातें, ठीक है?
अगला हेडिंग देखते हैं क्या है। ये जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे थे ये उसका ऑपरेटस है। यहाँ पर बर्नर है, यहाँ से हम जला रहे हैं, यहाँ मेटल का सैंपल रखा हुआ है, यहाँ से गैस बन रहा है, गैस को पानी से भरे हुए जार के अंदर डाला जा रहा है, उसमें बुलबुले बन रहे हैं और ये बुलबुले जाके जो है फिर बाहर गैस हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा। अब चलिए आगे देखते हैं जो एक्टिविटियां पढ़ा हमने अभी ऊपर, उसमें क्या क्या देखे हैं। तो चलिए, मेटल का हमने कहा कि जब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, और अगर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो मेटल हाइड्रा ऑक्साइड बन जाएगा। दोनों रिएक्शन मैंने करवा दिया। एग्जाम्पल फिर देखते हैं, जैसे सोडियम का है, सोडियम का अगर रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ तो बना क्या रहता है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और बनेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। या नीचे दिया हुआ है देखिए, सोडियम और पोटेशियम दोनों का दिया हुआ है, कैल्शियम का भी दिया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ऊपर पढ़ के है वो सब नीचे दिया हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक देखते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। देखिए, मेटल का रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं एसिड के साथ तो हमारा जो बनता है वो बनता है साल्ट बनता है, यानी मेटल का साल्ट बनेगा और इसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आपको याद होना चाहिए कि ये जब हम जलती हुई परखनली के ऊपर तीली लेके जाते हैं, परखनली के ऊपर जो है जिसमें गैस कलेक्ट है उसके ऊपर जलती हुई तीली लेके जाते हैं तो वहां पर पॉप साउंड आती है, जैसे पॉपकॉर्न खाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मेटल का रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड के साथ बनेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, जैसा मैंने अभी बता दिया। ठीक है ना। अब एक्टिविटी दिया हुआ है तो एक्टिविटी किसी और लेक्चर में कवर करा देंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, एक्टिविटी के लिए इतना परेशान मत होइए, इसको करा देंगे एक्टिविटी को। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से है, क्या है इंपॉर्टेंट, को पढ़ाते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और आयरन का रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ये हम जैसे मैग्नीशियम दिया, एक करा के दिखाई देता हूँ, मैग्नीशियम है, इसका हम लोग कराते हैं HCl के साथ रिएक्शन तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, यहाँ पे 2 कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आगे भी हो जाएगा रिएक्शन। इस सीरीज में सबसे महा इंपॉर्टेंट ये लाल वाला जो दिया हुआ है इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। एक्वा रिजिया क्या होता है, तो एक्वा रिजिया क्या होता है, इसका जो ये शब्द जो लिया गया है लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है राजशाही पानी, राजकीय पानी यानी रॉयल वाटर। किससे बनता हुआ है, किससे बनता है, 3.1 रेशियो में, 3 रेशियो रहेगा HCl और 1 रेशियो रहेगा, 1 रेशियो जो रहेगा वो आपका रहेगा HNO3। इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है 3 गुना और 1 गुना लेना है उसका HNO3। इन दोनों को अगर आपस में मिला देंगे तो तैयार हो जाएगा एक्वा रिजिया। और ये इतना स्ट्रांग होता है कि सोने तक को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, इतना तेज होता है कि सोने को भी अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। तो जो सोनार के यहाँ पास जाएंगे ना, अगर सोने को गलाना है तो एक रिजिया डाल के गला देगा वो। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अगला हेडिंग है कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सोल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट। देखिए कोई मेटल है और इधर मेटल मेटल साल्ट है, सॉरी, सीधे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई मेटल आयरन है और इधर कॉपर सल्फेट है, ये साल्ट है ये मेटल है। अगर इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग तो क्या रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, तो भाई इसका रिएक्शन कराने के लिए हमें रिएक्शन सीरीज में मेटल को याद करना पड़ेगा कि कौन मेटल ऊपर है कौन मेटल नीचे। तो आयरन ऊपर होता है, कॉपर बहुत नीचे है इससे, तो आयरन ज्यादा शक्तिशाली है कॉपर कमजोर है। तो आयरन जो है इन्हें हटा देगा और इन्हें बाहर कर देगा, तो अब बनेगा यहाँ पर फेरस सल्फेट यानी, और बनेगा कॉपर, यानी कॉपर जो आपका मेटल है ये जाके लोहे के ऊपर जमा हो जाएगा, यानी इनके ऊपर जमा होने लगेगा। एक्टिविटी में भी वही समझाया हुआ है, चलिए एक्टिविटी पढ़ के आपको समझाते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल, एक साफ एकदम क्लीन कॉपर का और आयरन का नेल मतलब क्या होता है, कील, कील ले लीजिए। पुट द कॉपर वायर इन द सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। 20 मिनट के लिए आप इसको रिकॉर्ड करिए, देखिए क्या होता है। ये कह रहा है कि कॉपर का जो नील है, नेल है, नेल का मतलब है कील या छड़ ले लीजिए, इसको डुबा दीजिए एक बार किसके अंदर डुबाने के लिए कह रहा है, आयरन सल्फेट। और एक जो है लोहे का कील ले लीजिए उसको डुबा दीजिए कॉपर सल्फेट के अंदर। ये वाला तो भी रिएक्शन बताएं, ये इसको हटा के रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि रिएक्शन सीरीज में ये ऊपर है ये नीचे, जो ऊपर रहेंगे वो ज्यादा रिएक्टिव और जो नीचे रहेंगे वो कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है,
यही इसमें समझाया हुआ कैन एक्टिविटी में। देखिए यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट के अंदर क्या डुबाया गया है, तो कॉपर सल्फेट के अंदर जो है डुबाया गया है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के अंदर डुबाया गया है लोहे के छड़ या लोहे का कील, और आयरन सल्फेट के अंदर डुबाया गया है कॉपर का वायर। चलिए देखते हैं यहाँ इसमें, इससे देख ले एक्टिविटी में। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज अकर्स, ऑन व्हाट बेसिस ऑन यू से दैट अ रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस, कैन यू correlate your observation for the activity 3.39, 3.10 और 3.11. write a balanced chemical equation for the reaction। चलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए कह रहा है तो मैं बताता हूँ और रिएक्शन में करवाता हूँ, बाकी जो ऊपर वाला बताया वही होगा। आयरन सल्फेट है, कॉपर से कराएंगे कोई रिएक्शन नहीं, और अगर आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हो जाएंगे बाहर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखते हैं। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन द सॉल्यूशन आर मोटेड फॉर्म। ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल है वो कम रिएक्टिव वाले को सॉल्यूशन के अंदर से रिमूव करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल आर नॉट इक्वल रिएक्टिव। पीछे वाले सेक्शन में हमने देखा कि सभी का जो रिएक्शन करने का गुण है एक जैसा नहीं होता है, कुछ जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस्ड कर देंगे। ठीक है, चलिए मेटल ए साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, मेटल बी बाहर, कौन सा रिएक्शन हुआ, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले याद रखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मेटल दूसरे मेटल को हटा के अगर रिएक्शन कर ले तो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं रिएक्टिव सीरीज क्या है। तो रिएक्टिव सीरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। रिएक्टिव सीरीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रिक मैंने करवा रखा है, आप ट्रिक को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, एक बार मैं फिर इसका ट्रिक दूंगा, और ये ट्रिक चैप्टर नंबर 1 में मैंने दे रखा है। सबसे तेज रिएक्टिव जो होता है पोटेशियम, फिर है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड है, फिर हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg मतलब मरकरी है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है, इसके नीचे प्लेटिनम भी होता है, ये भी याद रखिए। सबसे कम रिएक्टिव और सबसे अधिक रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम। इसका मैंने ट्रिक बताया था कि केदारनाथ का माली, और यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, केदारनाथ का माली जो है आलू जरा फीका पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पिटेगा, ये था इसका ट्रिक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। समझ में आया? आइए आपको क्वेश्चन आंसर कराते हैं, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर तक करके उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। पहला है कि वाई इज केरोसिन केप्ट इमर्ज इन, वाई इज सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल। सोडियम यानी जो सोडियम धातु है उसे केरोसिन मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? सिंपल सा इसका जवाब है कि वो बहुत रिएक्टिव होता है, वेरी हाई रिएक्टिव, बिकॉज केरोसिन इज वेरी हाई रिएक्टिव एलिमेंट। केरोसिन रिएक्ट विथ फ्री ऑक्सीजन इन प्रेजेंट इन एयर। जो आपका सोडियम है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और आग लगाता है, इसलिए इसको कहाँ रखते हैं, केरोसिन के अंदर। राइट इक्वेशन फॉर द, कह रहा है राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। आयरन का अगर स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा कि नहीं होगा, होता ही है, आपको पता है कि गर्म पानी से रिएक्शन कर लेता है। आयरन है तो इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं स्टीम के साथ तो बनाएगा, क्या बनाएगा, ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, Fe3O4। और हमको पता ही है कि जब बचा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो बैलेंस करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ आयरन 3 है तो यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ जो है ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन 4 है नहीं, 4 कर दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन 2 है, तो भाई यहाँ पर 4 ठो हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए, हो गया। ठीक, कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए। कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, कैल्शियम और पोटेशियम भाई बड़े आराम से रिएक्शन कर लेते हैं, किसके साथ, आराम से। कैल्शियम जो है वो कैल्शियम रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, अरे वाटर के साथ, और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बनाएगा आपका क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। नहीं बनेगा, बैलेंस करना है तो बैलेंस करिए, यहाँ भी 2 लगा दिए, यहाँ 2 लगा दिए, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ भी 2 लगा दीजिए इसके सामने, बैलेंस हो गया। Sample of 4 metal A, B, C, D were taken and added to the following solution one by one. The result obtained have been tabulated as follow. देखिए यहाँ पर 4 मेटल दिए हैं A,
बी, सी और डी। कह रहा है कि इस टेबल को ध्यान से देखिए और बताइए, नीचे क्वेश्चन दिया है कौन कैसा हो रहा है। देखिए, पहला जो मेटल ए है, इसको डुबाया जा रहा है आयरन सल्फेट में। पहला मेटल ए है, इसको डुबाया जा रहा है आयरन सल्फेट में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन कॉपर सल्फेट में जब डुबा रहे हैं तो रिएक्शन हो जा रहा है। तो इससे क्या पता चला कि जो आयरन सल्फेट है, ये इस वाले ए से मजबूत है, लेकिन कॉपर सल्फेट इनसे कमजोर है। अब रिएक्शन से जो है आपको याद होना चाहिए, आयरन के नीचे लेड है और हाइड्रोजन है, फिर जाके कॉपर है। तो कॉपर को हटा दे रहा है, यानी ए आपका क्या हो सकता है, ए आपका या तो लेड होगा या तो हाइड्रोजन। तो ए को लेड ही पकड़ चलते हैं, क्योंकि लेड जो है आयरन से कमजोर है बट कॉपर से मजबूत है, और रिएक्शन करके इसको हटा देगा। ठीक। जिंक सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट, इसमें नहीं डुबाया गया इन्हें लगता है, और या तो फिर डुबाया गया तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। समझ में आया बात। बी देखिए क्या है, बी को डुबाया जा रहा है किसके, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में, और तुरंत रिएक्शन कर दिया। तो भाई जहां ए रिएक्शन नहीं कर रहा था वहां बी रिएक्शन करके उनको हटा दे रहा है। तो इससे समझ में आ गया कि बी जो है ये ज्यादा पावरफुल है ए से, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन जिंक सल्फेट में जब डुबाया गया तो ये रिएक्शन नहीं किया। अब देखिए, जिंक जो है आयरन से मजबूत होता है, तो जिंक सल्फेट जिंक में डुबाने पर रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो मेटल लिया गया है वो जिंक ही लिया गया है, क्योंकि आयरन के ऊपर केवल जिंक है ना। और जिंक से अगर मजबूत लेते हैं तो वो एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम तुरंत जिंक को हटा देगा। या मैग्नीशियम कैल्शियम लेंगे तो ये जिंक को हटा देंगे, लेकिन जिंक जिंक को नहीं हटाएगा। जिसका मतलब जो बी है, बी जो एलिमेंट है ना वो जिंक है। ठीक। सी वाला देखते हैं, सी कमजोर है क्योंकि रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो सी जो है ए से भी कमजोर है और डी भी ए से कमजोर है। तो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के समक्ष और देखते हैं क्या दिया हुआ है। यूज द टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द मेटल ए बी सी डी। पहला क्वेश्चन है कि विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ताकतवर कौन दिख रहा था, बी। उससे कमजोर कौन दिख रहा था, ए। उससे कमजोर सी होंगे, उससे कमजोर डी। सबसे ताकतवर ये था क्योंकि इसने इनके साथ भी रिएक्शन करके हटाया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए। What would you observe if B is added to solution of copper sulfate? अरे B को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब हम डुबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो कॉपर सल्फेट का देखिए, अगर आयरन का डिस्प्लेसमेंट कोई कर देता है तो कॉपर का भी कर देगा, बड़े आराम से कर देगा। यानी कॉपर का भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो ही जाएगा। जो आयरन को हटा सकता है वो कॉपर को बिल्कुल हटा देगा। ठीक है, तो इनका भी क्या हो जाएगा, यानी इनका होगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, फिर क्या बोला हुआ है, अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग। अब यहाँ को लिखे ऊपर है, बी सबसे मजबूत था, फिर ए है, फिर सी है, और फिर जो है उसके बाद डी था, ये अरेंज हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आयरन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। आयरन जो है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड में आयरन जो है हाइड्रोजन को हटा के फेरस सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक। पांचवा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, राइट द केमिकल इक्वेशन। जिंक जो है भाई आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर डुबाओगे तो आयरन से मजबूत है यानी ऊपर है, तुरंत हटा के जिंक सल्फेट बना देगा और आयरन हो जाएंगे बाहर। ये हो गया हमारा चैप्टर जो है, यहाँ तक टॉपिक क्लियर। अब अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्या दिया हुआ है, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल और नॉन मेटल खुद के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं या कैसी अभिक्रिया देते हैं, तो ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए क्या इसमें जो है सुधार और किया जा सकता है या और क्या पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।